माशाल्लाह आप एक तवील अरसा पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे, डीजी मिनरल रहे, तो आज हम देख रहे हैं ये समिट हो रहा है और यूँ लग रहा है कि 76 साल में पहली बार जो है कोई सरमायाकारी करना चाहता है पाकिस्तान में मिनरल्स के सेक्टर में। तो आप लोग क्या करते रहे सर इतना अरसा इतने अहम ओहदों पर? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है बड़ी एक्चेक्ड किस्म की है, इसी तरह हमारा मिनरल सेक्टर भी जो है ना उसको भी ड्यू टू वन रीज़न और अदर ये एक डोरमेंट रहा है। इसमें हमारी बहुत सारी अपनी स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो इसमें शामिल रही हैं। सर मिसाल के तौर पे आप 2021 से 2023 तक अभी हाल ही में चेयरमैन रहे पीएमडीसी के। जी। तो ये पीएमडीसी क्या करता रहा है, उसने किया क्या? अभी एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमारे सारी आस और उम्मीद लगा के बैठे। पीएमडीसी ने बड़े काम किए हैं जी। आप देखिए, पीएमडीसी एक्चुअली एक टार्च बेयरर पब्लिक सेक्टर बॉडी है इस कंट्री में। इस कंट्री में जो भी साइंटिफिक माइनिंग है ना उसकी बुनियाद पीएमडीसी ने रखी हुई है। अभी भी पीएमडीसी के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, अब आप पाकिस्तान में जो हम जितनी भी अगर आप पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री का साइज देखें तो डेट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑन स्मॉल स्केल माइनिंग। 85% जो हमारे पास माइंस है ना वो बड़ी स्मॉल स्केल्स हैं। 15% जो हमारे पास माइनिंग एक्टिविटी है ना वो लार्ज स्केल पर है, और उसकी बुनियाद या उसका जो आप कहना चाहिए जो लोगों को गाइडेंस एज अ टास्क बेयरर, लोगों के लिए सेफ्टी, सेफ वर्किंग, मॉडर्न वर्किंग, मैकेनिकल वर्किंग, इसकी इंट्रोडक्शन हैज़ बीन डन बाय। तो ये प्रोपोर्शन चेंज क्यों नहीं हुई? लार्ज स्केल माइनिंग क्यों नहीं कर सके? मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को क्या मसाइल थे? एक्चुअली यू देखिए कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जो हमारे पास माइनिंग का सेटअप था, जो कंसेशन रूल्स थे, उससे एक्चुअली दे वर डिज़ाइन फॉर स्मॉल स्केल माइनिंग। तो पीपल विल हैव people generally have very small mine holding। और इसके लिए पहली दफ़ा एक एफर्ट की गई इन 2002 में, नए कंसेशन रूल बनाए गए जिसमें पहली दफ़ा एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया लार्ज स्केल माइनिंग का। सो दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम आगे चले लार्ज स्केल माइनिंग के लिए, और उसके बाद हमारे पास काफ़ी ये जो आपने स्मार्ट स्केल माइनिंग की बात की, ये स्मार्ट माइनिंग और स्मार्ट माइंड्स भी हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं जो हुकूमत की नॉलेज के बगैर ही बहुत सारी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, सवात के इलाके में देखें, तो इज़ दिस हैपनिंग? और क्या गवर्नमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो अपने इलीगल प्रॉफिट्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के लार्ज स्केल के लेवल पे जो गवर्नमेंट के लिए या पाकिस्तान के लिए जो होनी थी वो चीज़ें होने की बजाय इसमें पिलफरेज भी होती रही है? और मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इसमें क्या रोल रहा है? देखिए, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऑपरेशनल बॉडी है, वो रेगुलेटर नहीं है। अच्छा। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये काम नहीं है, मगर ये चीज़ होती रही है। लेकिन आप देखें जी, पाकिस्तान में अब बड़े रिमोट एरिया हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इसको रेगुलेट करना है, किसको कंसेशन देनी है, किसी जगह कोई पिलफरेज हो रही है तो उसने इसको रोकना है। आपकी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में तो आती होगी ना, आप कंप्लेनेंट तो बने होंगे कई मौकों पे। नहीं, हम इसके कोई आपने आज तक कोई शिकायत नहीं की? हम हमारा काम शिकायतें नहीं करना, पब्लिक शिकायतें करती है तो उस पर जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट इदारे हैं उस पर एक्शन लेते हैं। आप जियोलॉजिस्ट हैं और ऑब्वियसली जियोलॉजिस्ट का भी माइनिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है और दोनों ही मिलकर ही काम करते हैं। तो ये जो समिट हुआ है पाकिस्तान में, अभी 2 दिन का कंप्लीट हुआ है, यू थिंक ये पाकिस्तान में पहली बार इस स्केल के ऊपर ये एक्टिविटी हुई है और क्या इसके कोई नताइज निकलेंगे? बिल्कुल जी। पहली दफ़ा अपनी लाइफ 16 साल का मेरा तजर्बा है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा हूँ पाकिस्तान में। ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा एक इंडस्ट्री बन गया और हम बड़े अरसे से उसकी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं। कभी भी हमने इतनी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं देखी जितनी इस दफ़ा मैंने देखी, जितने मुल्कों ने, बल्कि मैं कहता हूँ हर बर-ए-आज़म से रिप्रेजेंटेशन थी। जिसका मतलब है कि एक इंटरेस्ट ज़रूर है और इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पे देख रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो कुछ ना कुछ हम वापस हासिल कर सकते हैं।
तो ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन है, मगर ये 2023 में भी हुआ था, वहाँ पे भी 8 मफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत हुए थे, उनका क्या हुआ? देखें, प्रोसेस तो एवोल्यूशनरी है, जाहिर बात है, एक से बाद दूसरा बेहतर होता है, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट बेहतर होता है। आप एक इवेंट कर जाएं तो एक दफ़ा लोगों की नज़रें आपके ऊपर आ जाती हैं, फिर जब दूसरा आप कर रहे होते हैं तो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे सऊदी अरब ने रिसेंटली मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, उन्होंने फ्यूचर मिनरल फोरम के नाम से इवेंट शुरू किया। उनका पहले साल का इवेंट इतना खास नहीं था, लेकिन इस साल जो उन्होंने इवेंट किया दैट वाज ओवरवेलमिंग, यानी पूरी दुनिया से पार्टिसिपेशन है। ये जो यादाश्तों पर साइन हुए हैं, इनकी क्या अहमियत है? 14 यादाश्तें मफाहमत की मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान। जी बिल्कुल। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का एक साइंटिफिक R&D का एक इदारा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जियोलॉजिकल साइंसेज में। उसके MOUs ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, चाइनीज़ जियोलॉजिकल सर्वे, रशियन जियोलॉजिकल सर्वे, अब ये वेल एस्टैब्लिश्ड जियोलॉजिकल सर्वेज हैं। और क्या इसमें टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है जिसके लिए आपको इन बैनुल-अक़वामी फर्म्स की मदद चाहिए होती है सर्वे करने के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे के लिए? आप देखें तो टेक्नोलॉजी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ही चाही का एयरबॉर्न सर्वे करवाया था, और उसी एयरबॉर्न सर्वे की बुनियाद पे एनोमलीज मार्क हुई थी, उसी पे रैकोडिक भी लगा हुआ है, उसी पे सेंटक भी लगा हुआ है, इसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता रहा, लेकिन अब चूँकि मेरे ख्याल से एक फ़ज़ा बेहतर बन चुकी है, वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिमांड इस तरह बढ़ चुकी है दुनिया में कि अब सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए दुनिया की कंपनीज हर जगह कोशिश कर रही हैं कि वो अपने वेंचर्स लगाएं, ताकि ये जो एक इंडस्ट्री है जो कि रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी हो सके। ठीक, आप माशाल्लाह PhD कर रहे हैं मिनरल्स के हवाले से, और अब बलूचिस्तान की जो एक स्पेसिफिक सियासी और मुआशी सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर आपके ख्याल में जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो राइट्स दिए गए थे, उन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा और होना चाहिए, और कैसे होगा अगर वाकई ये सरमायाकारी मटीरियलाइज होती है? जी बहुत शुक्रिया मतीउल आजान साहब। इससे पहले कि मैं अपना जवाब दूँ, ये तस्दीक करना चाहूँगा, मैं PhD डेवलपमेंट में कर रहा हूँ, मिनरल्स में नहीं। अच्छा, लेकिन शुक्रिया आपके सवाल का। जी बिल्कुल। देखें, पहले तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि जो मिनरल्स है उस पे कुल्ली जुज़वी इख्तियार सूबों का था 18वीं तरमीम से पहले भी। इसका मतलब है कि जो ऑयल एंड गैस और यूरेनियम के अलावा जो कुदरती वसाइल थे वो 18वीं तरमीम से पहले भी मुकम्मल इख्तियार सूबों का था। 18वीं तरमीम जो मेजर चेंज लाया है वो ये था कि आर्टिकल 172(3) में जो चेंज आया कि जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज है उस पे 50% ओनरशिप, यानी ज्वाइंट एंड इक्वल मिल्कियत और ओनरशिप सूबों और वफाक की होगी। अब इनको अगर हम मद्देनजर रखें और देखें इन पे अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, तो मैं समझता हूं कि बदकिस्मती से इन पे अमल दरामद बलूचिस्तान की हद तक, तो मुझे चूंकि सारा डेटा पता है, वो ना होने के बराबर है। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा मिनरल से। मिनरल्स में आपको पता है कि सेंधक जो जहां से इस वक्त कॉपर और गोल्ड निकल रहा है, ये मुआहिदा 2002 में साइन हुआ था एक चाइनीज कंपनी के साथ। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने आज जिस तरह मुल्की कौमी नेशनल इंटरेस्ट को बुनियाद बना के फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, और जो मुआहिदा साइन हुआ उसके टर्म्स ये थे कि 48% प्रॉफिट इस्लामाबाद को जाता था, 50% प्रॉफिट जो चाइनीज कंपनी थी उसको जाता था, 2% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को रॉयल्टी कीमत में देते थे। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान उस वेल्थ का लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मालिक है और उसको उसमें से 2% मिलता था। अब भी यही सिचुएशन है। जी, फिर आगाज हुकूक के बलूचिस्तान पैकेज में बलूचिस्तान के साथ कमिटमेंट की गई कि ये जैसे ये मुआहिदा खत्म होगा इसकी मुकम्मल ओनरशिप बलूचिस्तान को ट्रांसफर की जाएगी। 2012 में ये खत्म हुआ। बदकिस्मती से आगाज हुकूक के बलूचिस्तान की कमिटमेंट के बावजूद वो नहीं हो सका, और फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई नया बहाना ढूंढ लेती थी। 2013 में 12-13 में जब नवाब रिसारी साहब ने इसको रजिस्ट किया, तो जब वहां पे गवर्नर राज लगा उस वक्त इसको 5 साल की एक्सटेंशन दिलवाई गई।
2017 में फिर एक ऐसे ही मसनूई हुकूमत के थ्रू 5 साल की और एक्सटेंशन दिलाई गई, और माशाल्लाह बाप की हुकूमत में 2022 में 15 साल की मजीद एक्सटेंशन दिलाई गई। इसका मतलब उसकी मिल्कियत आज तक बलूचिस्तान को नहीं मिल सकी। वफाक ने अलबत्ता ये एहसान बलूचिस्तान पे जरूर किया कि जी जो हमारा 48% शेयर था उसमें से हम आपको 2% देने की बजाय 20 से 25% आपको देंगे। तो ये उसकी एक सूरत हाल है 18वीं तरमीम से पहले भी जो सिचुएशन थी। यानी अब जो है सेंडक के प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान हुकूमत के पास 25% के करीब उनका शेयर वफाक ने दे दिया है। जी, वफाक जो है अपने हिस्से में से देता है, जबकि वफाक का इसमें शेयर बनता ही नहीं है। वफाक ने तो पहले ही पिछले 20-25 साल में जो प्रॉफिट लेने थे वो ले लिए, और ये मुकम्मल ओनरशिप बलूचिस्तान को ट्रांसफर करनी चाहिए। अच्छा काकड़ साहब, ये जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस में मफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत हुए हैं, इसमें आपके नज़दीक बलूचिस्तान की क्या कंसर्न्स हो सकती हैं या बलूचिस्तान गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल, देखें इसमें 2 लेवल के कंसर्न्स है जो हो सकती है। नंबर 1 तो ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो मफाहमती यादाश्तें हैं ये दस्तखत होती रहती है, इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट होना जो है एक लंबा प्रोसेस है, वो टाइम लगता है। मैं पिछले 15 साल में कोई दर्जनों MOUs देख चुका हूं जो हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान ने साइन किए, बट वेरी फ्यू ऑफ देम हैव एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बलूचिस्तान की वो ये हो सकती है। देखें इस वक्त मिनरल्स के हवाले से जिस तरह पहले आपने भी आपके दीगर शुरका ने कहा कि मुकम्मल इख्तियार सूबों का, या सूबों के दरमियान एक नेशनल लेवल पे हार्मोनाइजेशन की जरूरत है, लेकिन खदशात ये कि जिस तरह हिस्ट्री है बलूचिस्तान में, आप ये याद रखिए कि ये जो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन है इसमें 2 बड़ी यूनिक बातें, एक तो ये कैपिटल इंटेंसिव है, दूसरा ये टेक्नोलॉजी टेक इंटेंसिव है। मैं समझता हूं ना तो बलूचिस्तान हुकूमत ना ही बदकिस्मती से पाकिस्तान हुकूमत की ये कैपेसिटी है कि वो इस वक्त इतने बड़े वो डील्स के लिए जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल लीगल ड्यू डिलिजेंस चाहिए, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चाहिए, वो कैपेसिटी रखते ही नहीं है।